आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जुड़ चुके आपके साथ फिर से एक नया वीडियो लेकर, जो हमारी रहेगी नेक्स्ट क्लासेस और जिसके माध्यम से हम अधिगम का जो पार्ट है, हमारा अधिगम का जो चैप्टर है साइकोलॉजी में, वो कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको टीचिंग एग्जामिनेशन की ये रूल्स बता देती हूँ कि हमारा जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम यहाँ से इसके टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने में है। इसके बाद हमारा जो कंप्लीट सिलेबस रहेगा वो यहाँ पर आपका फुल अपडेट यहाँ पे चलती रहेगी। इसके साथ आपकी जो भी जॉब नोटिफिकेशन आएगी, जो भी आपका लेटेस्ट अपडेट आएगी, वो हम यहाँ पे आपको सबसे पहले अवगत कराएंगे। तो अगर आप मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर आप टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। लर्निंग अधिगम क्या है, अभी हम ये देखते हैं। अधिगम की संकुचित व सामान्य शब्दों में अधिगम से आशय सीखने से माना जाता है, लेकिन वास्तविक अर्थ में अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन व परिमार्जन होता है। यानी अधिगम से क्या समझा जाता है कि अधिगम में वह होता है, अधिगम की हम परिभाषा देखें तो वह होता है कि अधिगम जो बालक होता है उसके जो व्यवहार होता है उसमें स्थायी परिवर्तन या परिमार्जन माना जाता है। तो ये आपका अधिगम हो गया। इसके बाद आ रहा आपका नेक्स्ट अधिगम की परिभाषाएं। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिक अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं बताते हैं, देखते हैं। गेट्स के अनुसार अधिगम की क्या परिभाषा है। अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या माना जाता है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन माना जाता है गेट्स के माध्यम से, वह अधिगम की परिभाषा है। इसके बाद क्रो सीखना यानी सीखना या अधिगम आदत, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन माना जाता है। गिलफर्ट के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है वह अधिगम कहलाता है। स्किनर के द्वारा क्या माना जाता है, व्यवहार में उत्तरोत्तर जो अनुकूलन की क्रिया होती है वही अधिगम कहलाती है। यानी गेट से आप याद रख सकते हैं कि किसी विद्यालय या महाविद्यालय का गेट जिसमें हम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं। क्रो यानी चिल्लाना, आदत, ज्ञान अभिवृत्ति जो है, चिल्लाते हैं हम, सीखते हैं, वो हमारा अधिगम हो गया। गिलफर्ट के अनुसार गिलफोर्ड के अनुसार क्या कहता है कि व्यवहार के द्वारा जो होने वाला स्थायी परिवर्तन है वही हमारा अधिगम है। स्किनर के द्वारा क्या होता है, उत्तरोत्तर जो अनुकूलन होता है व्यवहार में, वही हमारा अधिगम कहलाता है। इसके बाद क्रोनबेक आ रहा है। क्रोनबेक के अनुसार अनुभव के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में आया परिवर्तन होता है वह अधिगम कहलाता है। इसके आगे आ रहा आपका अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम हम कहीं भी सीख सकते हैं। सार्वभौमिक यानी हर जगह होता है। अधिगम हम जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते रहते हैं। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम कभी नहीं रुकता, अधिगम निरंतर चलता रहता है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्या है, अनुभवों का संगठन है। लगातार हम कोई चीज़ को महसूस करते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, देखते हैं और उनके बारे में हम उनकी जानकारियाँ इकट्ठे करते हैं, उनके बारे में अपने जो मन के विचार हैं वो क्रिएट करते हैं, तो वो एक अनुभवों का संगठन हो गया। अधिगम प्रशिक्षण द्वारा संभव है। अधिगम प्रशिक्षण द्वारा संभव है, सिखाया जाता है। अधिगम अप्रत्यक्ष रूप से जन्म से पूर्व, प्रत्यक्ष रूप से जन्म के बाद प्रारंभ होता है। अप्रत्यक्ष रूप से बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है तब भी सीखता है, और प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं कि बच्चा सीख रहा है, वो जन्म के बाद सीखता है। इसके बाद है अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं। इससे आगे आ रहा आपका अधिगम संपूर्ण जीवन भर चलता रहता है। अधिगम सक्रिय रहकर होता है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। और इसके बाद अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज माना जाता है। इससे आगे आ रहा आपका अधिगम के सोपान, स्टेप्स ऑफ लर्निंग क्या है। आवश्यकता होती है, अभिप्रेरणा या प्रेरक होते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम उस कार्य को करने के लिए आगे प्रेरित होंगे। लक्ष्य, हमें किसी चीज़ से, हमें अभी किसी ने बोला कि तुम पढ़ो, तुम तैयारी करो, क्योंकि हमें अभिप्रेरणा दी जा रही है। इसके बाद हमें दिखेगा लक्ष्य, क्योंकि रिट वैकेंसी जब हमारी आएगी तो हमारा लक्ष्य वो रहेगा कि हमें रिट में कैसे भी सिलेक्शन लेना है। बाधाएं आएंगी, हमें पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, या मौसम खराब रहेगा, या फिर ऐसा कुछ शोरगुल वातावरण रहेगा, हमारी जैसे पढ़ाई नहीं हो पाएंगी, तो अनेक बाधाएं उसमें उत्पन्न होंगी। इसके बाद तत्परता, लेकिन फिर भी हम उस स्थिति को दूर करके हम उस चीज़ को करने के लिए तैयार रहेंगे। शोरगुल वातावरण है, लेकिन हम कैसे भी कर आके उसमें एडजस्ट होंगे, पढ़ाई करेंगे, वो हमारी तत्परता। अधिगम स्थिति और वातावरण,
सीखने की हमारी स्थिति कैसी है और वातावरण हमें कैसा मिल रहा है वो इसमें मैटर करता है। इसके बाद अंतःक्रिया या अनुक्रिया, हम उस वातावरण को देखकर किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं वो इसमें आ गई। अनुभवों का संगठन, हमने पिछली बार रीटेक एग्जाम लगी थी तब हमने कुछ तैयारी की थी, हमें उस चीज़ से कुछ महसूस हुआ, हमें वह चीज़ कुछ यादें हैं लेकिन हमें कंप्लीट नहीं याद, लेकिन हम अब कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें वो बैक वाला याद आ रहा है, तो हम उन चीज़ों से उन चीज़ों को इकट्ठा करके हम उनमें उनके बारे में कुछ सीखेंगे। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, और यही होगा कि हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आएगा और हम रेगुलर उस चीज़ में जुट जाएंगे। इससे आगे आ रहा आपका अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के जो प्रकार हैं वो देखते हैं। रॉबर्ट गेने ने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग के अंतर्गत अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार इन्होंने बताए हैं जो सरल से जटिल क्रम में प्रस्तुत किए। अब ये कौन सा जो शिक्षण सूत्र है, ये हमारा शिक्षण, अगर हमसे पूछा जाए रॉबर्ट गेने ने जो अधिगम के प्रकार बताए हैं वो कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है, तो वो आपके सरल से जटिल की ओर इस सूत्र पर आधारित है। अब देखते हैं कौन कौन से इन्होंने प्रकार बताए हैं, तो ये आपका आएगा। पहला आपका संकेत अधिगम, इसके बाद आ रहा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, इसके बाद श्रृंखला अधिगम, शब्द साहचर्य अधिगम, विभेदन अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, और सबसे लास्ट में नियम और सिद्धांतों का अधिगम। ये आपका इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। इससे आगे आ रहा है आपका आशुबेल के अनुसार रॉबर्ट गेनिंग ने कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं जो कौन से शिक्षण सिद्धांत पर आधारित हैं, वो सरल से जटिल की ओर शिक्षण सिद्धांत पर आधारित हैं। इससे बाद आ रहा आपका आशुबेल के अनुसार, आशुबेल ने कितने प्रकार है? 4 प्रकार के बताए हैं। रटकर सीखना यानी रोट लर्निंग, हम किसी चीज़ को रट्टा मार के सीखते हैं। बुक्स है हमारे पास, 4 लाइन है, बार बार में उसको समझ नहीं रहे, बार बार उसको रीडिंग मार रहे हैं और लास्ट टाइम हमें वो याद हो जाती है। अर्थपूर्ण सीखना मीनिंगफुल लर्निंग, सबसे निम्न श्रेणी का जो माना जाता है सीखना वो रटकर सीखना माना जाता है। और अर्थपूर्ण सीखना होता है सेकंड नंबर का। इसमें क्या होता है कि हम किसी लाइन का उसमें अर्थ समझते हैं कि इसमें जो कवि है या कवियत्री है या फिर जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है, वो हम इसमें सीखते हैं। अभिग्रहण सीखना, रिटेंशन लर्निंग जो होती है वो क्या होता है? पुरानी चीज़ों को उसमें ग्रहण करके हम उसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक सीखते हैं। और खोजपूर्ण अन्वेषण सीखना यानी डिस्कवरी जो लर्निंग होती है उसमें क्या होता है कि हमें छोटा सा पार्ट दिया होता है लेकिन उसमें हम बहुत कुछ उसमें इंक्लूड करते हैं, बहुत कुछ उसके बारे में हम खोजते हैं और फिर उस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। सबसे निम्न श्रेणी का माना जाता है रटकर सीखना, और सबसे अच्छा जो सीखना माना जाता है वो सीखा माना जाता है खोजपूर्ण या अन्वेषण सीखना। इसके बाद आ रहा आपका अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये कौन कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम करता है कि शारीरिक व मानसिक स्थिति, सीखने वाले की जो शारीरिक और मानसिक स्थिति होती है वो प्रभावित करती है। आवश्यकता या अभिप्रेरणा भी प्रभावित करती है। अगर हम किसी चीज़ को उस चीज़ के बारे में मोटिवेशन नहीं देंगे या उस चीज़ के बारे में हम उनको नहीं बोलेंगे तो हो सकता है वो नहीं सीख पाए। सीखने वाले की इच्छा शक्ति, अभी मैं आपको ये चैप्टर सिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आपकी इसमें कोई रुचि नहीं है तो आप इसको नहीं सीख सकते। अभ्यास, आपको एक बार समझ में नहीं आया लेकिन आप दोबारा अगर वीडियो को रिपीट करते हो तो कंफर्म है आपको ये वीडियो समझ में आएगा। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक रूप से दुर्बल होता है तो उसके शरीर में अनेक बीमारियां होती हैं और मानसिक रूप से भी वह इस शारीरिक स्थिति को देखते हुए वह मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। शैक्षिक पृष्ठभूमि, बच्चा किस प्रकार पढ़ा हुआ है, पीछे का जो उसका बैकवर्ड एरिया है शैक्षिक बैकवर्ड वो किस प्रकार का है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। और आयु व परिपक्वता, अगर हम 7 साल के बच्चे को हम 11th क्लास की बुक समझाने की कोशिश करें तो वो नहीं समझ सकता, लेकिन हम अगर 11th क्लास के बच्चे को यानी हम 15-16 साल के बच्चे को अगर 11th क्लास की बुक जो है समझाने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको समझने के लिए सही रहता है। इसके बाद है बुद्धि सीखने का समय व अवधि। बुद्धि, बच्चों की जो IQ लेवल है वो किस प्रकार का है, वो सीखने का समय किस प्रकार है, और अवधि, हम ज़्यादा टाइम बच्चे को जैसे हम 4 से 5 घंटे अगर बच्चे को लेकर बैठते हैं तो बच्चा उसमें एक बोरिंग सा हो जाता है, लेकिन हम उनको बीच में अगर इस प्रकार कुछ गैप देके सिखाने की कोशिश करते हैं उनका माइंड जो है एक जगह केंद्रित हो जाता है। सीखने की विधि है, अगर एक विधि से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको हटाकर दूसरी विधि उसमें लगा सकते हैं। इससे आ रहा है थकान।
थकान इसको प्रभावित करते हैं, वातावरण भी प्रभावित करता है, समय सारणी भी होती है और विषय का ज्ञान, ये आपको समझाने की जरूरत है नहीं, आप समझ सकते हो। अधिगम के जो अनुक्षेत्र होते हैं वो कौन से होते हैं? डोमेन ऑफ लर्निंग क्या होती है? ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, क्रियात्मक अनुक्षेत्र और भावात्मक अनुक्षेत्र। ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र क्या होता है, क्रियात्मक होता है और भावात्मक क्या होता है, इसको मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगी। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? सकारात्मक स्थानांतरण, यानी ये अधिगम स्थानांतरण पूछे तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले सकारात्मक होता है, उससे बाद में नकारात्मक और फिर शून्य। सकारात्मक में क्या होता है कि हमारा जो पहले का सीखा हुआ ज्ञान है वो अगर हमारे अब काम में आ रहा है, अगर हमारा सीखा हुआ पहले का ज्ञान है वो हमारे अब काम आ रहा है तो वो सकारात्मक स्थानांतरण में आएगा। इसके बाद आ रहा है नकारात्मक। नकारात्मक में है कि हम जो कल सीखे थे, सपोज दैट हमने जो कल सीखा था वो हमारे आज काम नहीं आ रहा है तो वो हमारा नकारात्मक ज्ञान हो नकारात्मक जो अधिगम स्थानांतरण माना जाता है। इसके बाद शून्य में क्या होता है कि हमारा पहले का सीखा हुआ ज्ञान है, यानी जो हमने कल सीखा है या उससे पहले कभी भी सीखा है, पहले का सीखा हुआ ज्ञान हमारे आज के जो है सीखने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है तो वो हमारा शून्य स्थानांतरण हो गया। लेकिन इसमें एक दोनों में एक अंतर है, वो आप देख लीजिएगा। सकारात्मक में क्या होता है कि हमें उसमें को सीखने में मदद मिलती है, लेकिन नकारात्मक में उसमें उल्टा हो जाता है कि जो पहले का सीखा हुआ ज्ञान है वो अब के सीखे हुए ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है, उसको सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो वो नकारात्मक में आएगा। और इसके बाद शून्य में दोनों ज्ञान कोई किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करते हैं। इससे आगे आ रहा है आपका अधिगम के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार आपके क्वेश्चन बनते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, ये किसकी है? ये थॉर्नडाइक महोदय की है, जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। 1913 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया है, जिसमें थॉर्नडाइक ने 1898 में अपनी पीएचडी शोध में जो एनिमल इंटेलिजेंस इनकी जो पुस्तक थी उनके अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की इन्होंने खोज की और इन्होंने 1913 में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिस पर इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिस पर इन्होंने प्रयोग किया था वो थी एक बिल्ली, जिसको उन्होंने पिंजरे में बंद किया। उसके बाहर उन्होंने एक मछली का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा रखा और भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया। भूखी बिल्ली उसको पाने के लिए अनुक्रियाएं करती रही और लास्ट में उसके पैर से कहीं ना कहीं वो पिंजरे का लॉक जहाँ से अनलॉक हुआ और वो वहाँ से ले ली। तो ये सीखना उनको इन्होंने एक श्रृंखला के रूप में इन्होंने बताया। जैसे भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया, बाहर मांस का टुकड़ा रखा, उद्दीपक जो बाहर रखा था वो क्या था? उद्दीपक। अनुक्रिया की उसने भोजन प्राप्ति के लिए। इसके बाद है थॉर्नडाइक अधिगम के नियम इन्होंने जो दिए हैं वो कौन से हैं? इन्होंने जो 2 भागों में बांटा है, एक है मुख्य नियम, दूसरे हैं गौण नियम। मुख्य नियम इन्होंने बताए हैं 3, जबकि गौण नियम बताए इन्होंने 5। अब मुख्य नियम देखते हैं। लॉ ऑफ रीडनेस यानी तत्परता का नियम, हम किसी चीज को सीखने के लिए तैयार होते हैं तो ही हम उसको सीख सकते हैं, जबरदस्ती हम उसे नहीं सिखा सकते, ना ही सीख सकते हैं। जैसे हम घोड़े को तालाब पर ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसके बाद है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास का, हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही लेकिन हम उसे बार बार सीखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें वो चीज समझ में आएगी। लेकिन इसमें क्या होता है? उपयोग अनुपयोग का नियम, 2 उपनियम और शामिल हो जाते हैं। उपयोग, जो हमारे काम में जो चीज आती है उसको हम जल्दी सीखते हैं, और जो हमारे कार्य में नहीं आती उसको हम नहीं सीख पाते इतनी जल्दी। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव का नियम भी ये होता है कि हमारी जो क्रियाएं होती हैं उसका सबसे ज्यादा हमारे व्यवहार पर जिसका प्रभाव पड़ता है उसको हम सर्वाधिक सीखते हैं। इसके बाद आ रहा है आपका गौण नियम। गौण नियम में क्या होता है? बहु प्रतिक्रिया का नियम। इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल जो रेस्पॉन्स होता है, इसमें क्या होता है कि हम बहुत सी अनुक्रियाएं करते हैं लेकिन उसमें हमें एक सही अनुक्रिया का चुनाव करना पड़ता है। इसके बाद में मानसिक विन्यास, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम आता है, फिर आंशिक क्रिया का नियम आता है, आत्मीकरण का नियम आता है, साहचर्य परिवर्तन का इसमें नियम आता है। इसके गौण नियम है, आप देख लीजिएगा। थॉर्नडाइक सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व है वो क्या है? मंद गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चों के जो अभ्यास पर इसमें बल दिया जाता है। अनुभव से लाभ उठाकर सीखना इसमें होता है। निरंतर प्रयास करने पर बल दिया जाता है, करके सीखने पर यह बल देता है, और छोटे बच्चों को सीखने के लिए विशेष उपयोगी माना जाता है। इसके बाद आ रहा है गणित जैसे विज्ञान में कठिन विषयों के लिए उपयोगी है, क्योंकि उसमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। अभ्यास की क्रिया पर जो है आधारित होता है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है इंपॉर्टेंट है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है, और ड्राइविंग से सीखने में ये उपयोगी होता है।
इससे आ रहा है अनुकूलित अनुक्रिया का नियम। दूसरा जो है कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, ये उसका जो है इवोन पावलोव का ये सिद्धांत है, जिन्होंने जो कहाँ के थे, रूस के थे, और इन्होंने जिस पर प्रयोग किया है वो कुत्ते पर प्रयोग किया है। पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंडीशनिंग इसको कहा जाता है। पावलोव ने शिक्षा के क्षेत्र में पाचन क्रिया को लेकर जो विचार दिए, उन विचारों के लिए उन्होंने 1904 में उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस सिद्धांत को जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है उसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, और परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ये इसके उपनाम हैं। इससे आ रहा है पावलोव के सिद्धांत की जो मुख्य शब्दावली है वो क्या है, विलोप या विलीनीकरण, यानी अगर कोई चीज हमें नहीं मिल रही है तो हम धीरे धीरे उसको भूल जाते हैं। उद्दीपक सामान्यीकरण, किसी जैसे हम रस्सी को देखकर, जैसे हम सांप को, हमें सांप दिखा, हम उसको देखकर डर जाएंगे, लेकिन अगर अंधेरे में हमारे सामने रस्सी डाल दी जाती है तो हम उसको सांप समझ के उससे भी डर जाते हैं। उद्दीपक विभेदीकरण, हम उद्दीपक चेंज होता है, जैसे घंटी बजी, हमें भोजन मिला, लेकिन कहीं गली में घंटी बजती है, दूध वाला आता है, तो उसको देखकर हमें भोजन की याद नहीं आती है। समय कारक होता है और पुनर्बलन इसमें मिलता है हमें। इससे आगे आ रहा है आपका पावलोव के सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व है वो क्या है। क्रो के अनुसार यह सिद्धांत बालकों में अच्छे व्यवहार व उत्तम अनुशासन की भावना का विकास करता है। वह सुलेख व अक्षर विन्यास में भी उपयोगी माना जाता है। शिक्षण व दृश्य श्रव्य सामग्री का इसमें उपयोग किया जाता है। क्रिया के पुनरावृत्ति पर यह बल देता है। यांत्रिक तरीके से जो सीखने पर है ये बल देता है, और आदतों के निर्माण में ये उपयोगी माना जाता है। भाषा सीखने व सिखाने में उपयोगी, सतर्क रहकर सीखना इसमें होता है, और बच्चों के साथ जो अपशब्दों का प्रयोग है इसमें ना करें। बालकों में भय व भ्रम दूर करने के लिए भी ये उपयोगी होता है। इससे आगे आ रहा है आपका थर्ड, जो ऑपरेट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो होती है, और इसमें बीएफ स्किनर जो है, यानी ब्रूफेक्स, ये स्किनर हैं जो अमेरिका के थे। 1938 में इन्होंने इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, और इन्होंने दो पर, चूहा और कबूतर, दो प्राणियों पर इन्होंने ये थ्योरी का प्रयोग किया है। यह वह व्यवहार जिसमें उद्दीपक की जानकारी नहीं होती, यानी उन दोनों में तो उद्दीपक की जानकारी अपने को होती है, लेकिन इसमें उद्दीपक की जानकारी अपने को नहीं होती, क्रिया प्रसूत व्यवहार कहलाता है। इस सिद्धांत में अनुक्रिया के बाद जो मिलने वाला परिणाम होता है उसका महत्व होता है। स्किनर ने इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहा है। इसे आर टाइप कंडीशनिंग थ्योरी भी इसको कहा जाता है। इन्होंने प्रयोग किया है चूहे, जिसको एक बॉक्स में बंद किया जिसका नाम था स्किनर बॉक्स। चूहे ने उसमें उछल कूद किया, उछल कूद करने पर उसने कहीं ना कहीं उसने एक सही अनुक्रिया की और उससे पिंजरे का गेट खुला, उसे भोजन प्राप्त हुआ। ये उनका पुनर्बलन हुआ। इससे आगे आ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन को विचार देने में प्रथम मनोवैज्ञानिक स्किनर थे। स्किनर ने पुनर्बलन अनुसूची प्रतिपादित करते हुए 4 प्रकार के पुनर्बलन बताए हैं। पहला है सतत पुनर्बलन, लगातार हम किसी अनुक्रिया को करने पर हम बल देते हैं तो हमारा सतत पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आंशिक पुनर्बलन, आंशिक हम कोई क्रिया के बाद, किसी निश्चित क्रिया के बाद आंशिक तौर पे, जैसे हम 15वीं अनुक्रिया के बाद उसको पुनर्बलन दे दिए तो बच्चे को वो एक आंशिक अनुपात पुनर्बलन क्या होता है कि हम निश्चित जो है अनुक्रिया होती है, जैसे 5वीं अनुक्रिया पे हमने जो है उसको पुनर्बलन दिया, फिर हमने 7वीं पे दिया, फिर हमने 9वीं पे दिया, ये हमारा अनुपात पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। लेकिन अंतराल पुनर्बलन में क्या होता है कि इसमें टाइमिंग होता है, जैसे 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड के बाद हमने इसको पुनर्बलन दिया, तो ये 4 प्रकार के पुनर्बलन माने हैं। इस सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व है वो क्या माना जाता है, निरंतर पुनर्बलन के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया है। शिक्षक की सहायता से बिना स्वयं अधिगम करने पर बल दिया गया है। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर बढ़ते हुए अधिगम को बल दिया गया है। इसके बाद है सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन तुरंत होता है, यानी जो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, पुनर्बलन जो विद्यार्थी होता है उसको तुरंत दे देना चाहिए। करके सीखने पर यह बल देता है। और 1954 में इस सिद्धांत के माध्यम से अभिकर्मित अनुदेशन की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, 1954 में जो अभिकर्मित अनुदेशन की जो शुरुआत हुई है वो किसके माध्यम से हुई है, वो इसी के माध्यम से हुई है। अभिकर्मित अनुदेशन क्या है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये 4 प्रकार का होता है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन,
शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन, मैथेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन और कंप्यूटर अभिकर्मित अनुदेशन, ये 4 प्रकार के अनुदेशन माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बनी रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शोभा नए वीडियोस अपडेट करने के लिए और नई वैकेंसीज के बारे में अपडेट देने के लिए इसी चैनल पर आपसे मिलूंगी। तो बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, इससे बार आपको साइकोलॉजी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय श्री कृष्णा।